नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जतन इन होम एकेडमी अर्थात जिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम रीट भर्ती परीक्षा को लक्ष्य बनाकर सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे। आज हम यूनिट 2 का एक अति महत्वपूर्ण बिंदु भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में किन किन राजवंशों ने उत्तर भारत में और किन किन राजवंशों ने दक्षिण भारत में राज कायम किया था, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम यही वो काल है जिसे हम गुप्तोत्तर काल की संज्ञा भी देते हैं। गुप्तोत्तर काल में हम सर्वप्रथम उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश है पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश। तो आइए मित्रों, पुष्यभूति नामक व्यक्ति के द्वारा दिल्ली के निकट थानेश्वर नामक स्थान पर इस राजवंश की स्थापना की गई थी। इस थानेश्वर का प्राचीन नाम हमें श्रीकंठ भी मिलता है। इस राजवंश में हमने 3 शक्तिशाली शासक देखे। सबसे पहला शासक है प्रभाकर वर्धन, जिसने सर्वप्रथम परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात कुछ समय के लिए एक गौण शासक राज्यवर्धन पुष्यभूति वंश में राजा बनता है, किंतु उसकी हत्या बंगाल का गौड़ शासक शशांक कर देता है। पुष्यभूति वंश में अर्थात इसे वर्धन वंश भी कहते हैं, इसमें हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में राजा बनता है। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका उपनाम हमें शिलादित्य भी देखने को मिलता है। इस वंश के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है हर्ष के स्वयं के दरबार का कवि बाणभट्ट, जिसने कादंबरी, हर्षचरित इत्यादि ग्रंथ लिखे। हर्षचरित एक ऐसा नाटक है जो कि ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम प्रयास माना जाता है। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख से भी हमें वर्धन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। गौड़ के राजा शशांक, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी कर ली है कि राज्यवर्धन की हत्या गौड़ राजा शशांक के द्वारा करने के कारण हर्ष ने प्रतिशोध लेने के लिए कामरूप अर्थात असम के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली थी और इसी संधि के परिणाम स्वरूप हर्ष ने बंगाल के गौड़ राजा शशांक को पराजित किया। 620 ईस्वी में काफी महत्वपूर्ण बात है, 620 ईस्वी में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा तट से पीछे खदेड़ दिया था। अर्थात हर्ष ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने की भी कोशिश की थी, किंतु चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे वहीं पर पराजित कर दिया। यद्यपि हर्ष के साम्राज्य को जानने के जितने भी स्रोत हैं उसमें हमें उसकी पराजय नहीं मिलती, किंतु सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि लेने के कारण, जिसका अर्थ है उत्तर भारत का स्वामी, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे वहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय अपनी ऐहोल प्रशस्ति में, जो कि रवि कीर्ति द्वारा उत्कीर्णित है, उसमें हर्ष की पराजय का उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इस युद्ध के पश्चात। अगला बिंदु है, प्रारंभ में हर्ष शिव और सूर्य का उपासक था, किंतु बाद में दिवाकर मित्र और हेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है। और बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण बात है महायान शाखा को। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है प्रयाग सभा। इलाहाबाद के प्रयाग में हर्ष प्रति 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। सभी धर्मों के अनुयायी इसमें भाग लेते थे, उन्हें दान दिया जाता था। 643 ईस्वी में हमें प्रयाग में छठी महामोक्ष परिषद का आयोजन मिलता है। एक और सभा है जिसे कन्नौज सभा कहते हैं और 643 ईस्वी में ही हेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज में सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म को विकसित करने हेतु हेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना था। इस सम्मेलन में हेनसांग को महायान देव और ममोक्ष देव की उपाधि दी गई। राधा कुमुद मुखर्जी ने कन्नौज धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन भी कहा है। चूंकि हर्ष के समय में चीनी यात्री हेनसांग आया था, काफी महत्वपूर्ण यह व्यक्ति है और काफी महत्वपूर्ण इसका यात्रा वृतांत है। 629 से 645 ईस्वी में इसने भारत आगमन किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है और वर्तमान शाक्य मुनि की संज्ञा भी
दी जाती है। चीन में जाकर इसने शी यू की नामक यात्रा वृतांत लिखा था। हैनसांग ने कश्मीर में सफेद लिनन का उल्लेख भी किया है और हर्ष के समय में ही एक अन्य विद्वान ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मयूराष्टक और सूर्य शतक के रचयिता मयूर भी हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सोडल भी एक अन्य विद्वान हर्षकालीन भारत में रहा करते थे। प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद हर्ष के द्वारा संस्कृत में रचित नाटक हैं। कई बार परीक्षाओं में इस तथ्य को पूछा जा चुका है। हमें हर्ष के समय में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, भाग, हिरण्य और बलि। भाग का मतलब है भूमि कर, हिरण्य का मतलब है नगद कर और बलि का मतलब है धार्मिक कर। ये तीनों कर हर्ष के समय में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इत्सिंग एक और अन्य चीनी यात्री है जो कि 670 ईस्वी के लगभग भारत आता है। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था और इस समय इसके कुलपति शीलभद्र थे। वल्लभी भी जो गुजरात में था एक अन्य विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है। 647 ईस्वी में ही हर्ष की मृत्यु के साथ ही हमें पुष्यभूति वंश का भी अंत देखने को मिलता है। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण साम्राज्य को पढ़ने के पश्चात हम दक्षिण भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे उनकी तरफ अपने इतिहास की यात्रा को ले चलते हैं। मित्रों, यहाँ हमें ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है क्योंकि दक्षिण भारत के राजवंश हमारी उत्तर भारत के संस्कृति से अलग होने के कारण हमें याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है और काफी छोटे छोटे राज्य हैं, इसीलिए हमें थोड़ा सा मन लगाकर, ध्यान लगाकर समझना पड़ेगा, तभी हम इस जटिल राजनीति को समझ पाएंगे। मित्रों, 7वीं सदी के आरंभ तक जिन विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि 7वीं सदी का अर्थ क्या है, वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत करवा सकते हैं। हम दशक, शताब्दी में अंतर उनको समझा सकते हैं। तो 7वीं सदी के आरंभ तक अर्थात 601 से 699 के बीच में कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांडे 3 प्रमुख राज्यों के रूप में दक्षिण भारत में उत्पन्न होते हैं। इस समय में ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि का अनुदान काफी महत्वपूर्ण संख्या में देखने को मिलते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। सातवाहन याद कीजिएगा, ये मौर्योत्तर काल में अर्थात मौर्य साम्राज्य के पश्चात पश्चिमी भारत में इन्होंने शासन स्थापित किया था। इन्होंने ब्राह्मण होने के कारण खूब ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। वाकाटकों का एक तथ्य हमें याद आता है जब हमने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चलिए आगे चलते हैं। इसके पश्चात चालुक्यों का प्रभाव पड़ा जो 757 ईस्वी तक दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कालांतर में चालुक्यों के ही सामंतों ने अर्थात राष्ट्रकूटों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। वातापी अर्थात आधुनिक बादामी को अपनी राजधानी, इन्हीं चालुक्यों ने वातापी, जिसे हम वर्तमान में बादामी के नाम से जानते हैं, अपनी राजधानी बनाई और यह बादामी कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों का जो अवशेष था उस पर इक्ष्वाकुओं का उदय होता है और इन्हीं इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ करके पल्लव आए थे। तो हम पहले महत्वपूर्ण शासकों पल्लवों को पढ़ते हैं। इनकी अगर लोकेशन समझना चाहें तो वर्तमान तमिलनाडु मान सकते हैं। आइए हम आपको भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच में दक्षिण भारतीय जो राजवंश थे उनका एक छोटा सा मैप दिखाते हैं। प्रारंभ में आपने ये देखा होगा, पल्लवों की अगर बात करें तो ये आधुनिक तमिलनाडु के यहाँ पर अपना राज किया करते थे। ध्यान रखिएगा कि ये जो आंध्र प्रदेश का नीचे वाला इलाका है और कर्नाटक का ऊपरी वाला इलाका है, इसमें चालुक्यों ने अपना शासन कायम किया था। चालुक्य और पल्लवों में हमेशा शासन को लेकर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब को लेकर युद्ध चलता रहता है। इधर की बात करें तो कदम्ब और गंग ये प्रारंभिक दक्षिण भारतीय राजवंश थे जो कि छोटे छोटे राजवंश थे और इन्हीं के राजवंशों को समाप्त करके और पल्लवों को समाप्त करके चोल शासन स्थापित
करते हैं। इसके अलावा पांडे यहाँ पर नीचे नीचे राज करते थे, इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। तो अपन पल्लवों को याद रखेंगे, ये पल्लव यहाँ पर हैं। चालुक्यों को याद रखेंगे जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, और चोलों को याद रखेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे राजवंश है जो कि हमें दक्षिण भारत में पढ़ने को मिलते हैं। चालुक्यों की एक शाखा बादामी जो कर्नाटक में थी, उसको हराकर यहाँ पे राष्ट्रकूट राज करते हैं, और फिर वापस राष्ट्रकूटों को हराकर चालुक्यों की एक शाखा कल्याणी राज करती है। तो अर्थात हमें इस क्षेत्र को दिमाग में रखना है। चोल का आए तो चोल कर्नाटक में है, चालुक्यों को आए तो चालुक्य आंध्र प्रदेश के निचले हिस्से और उत्तरी कर्नाटक में है, पल्लवों की बात आए तो आधुनिक तमिलनाडु में है। इन तीनों राजवंशों को हम और उनकी लोकेशन को हम याद रखेंगे। तो पल्लव राजवंश को हम पढ़ते हैं। पल्लव शब्द का अर्थ है लता। यह शब्द टुंडाई का रूपांतरण है, जो कि लता का ही एक पर्यायवाची है। तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ डाकू होता है। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। पल्लवों का आरंभिक संघर्ष कदम्बों से होता है, और ये कदम्ब वो ही थे जिन्होंने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी, और ये कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केनरा जिले में वेजियंती को बनाया था, जिसका दूसरा नाम हमें वनवासी भी मिलता है। पल्लवों के दूसरे समसामयिक गंग थे, जिन्होंने दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया था। पश्चिमी गंग या मैसूर के गंगों की राजधानी कोलार में होने के कारण यह जल्दी ही विकास को प्राप्त कर गए। एक गंग उत्तरी भारत में भी थे, तो ये पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे, और इनकी राजधानी कोलार में थी। आप सभी साथियों को पता होगा कि कोलार में सोने की खान है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने ही प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम की, जिसे हम मामल्लपुरम भी कहते हैं, उसकी स्थापना की थी, और यह नगर अपने तट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह तथ्य बहुत ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह नरसिंह वर्मन द्वितीय है जिसने तट मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में करवाया था। कुछ सामान्य तथ्यों के पश्चात हम पल्लव राजवंश के संस्थापक की बात करते हैं। इस राजवंश का संस्थापक बप्पदेव था, किंतु हम सिंह विष्णु को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगला महत्वपूर्ण शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, क्योंकि इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसने मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक की रचना की। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में कापालिकों और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। साथ ही पुलिस और न्याय विभाग में जो भ्रष्टाचार है उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से संकेत किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम शैव संत अप्पार के प्रभाव में आकर जैन धर्म को त्याग कर शैव धर्म अपना लेता है। महेंद्र वर्मन शैली के जो मंदिर हैं वो मंडप कहलाते हैं। यहीं से हमें स्थापत्य कला का प्रारंभ देखने को मिलता है दक्षिण भारत। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था, जिसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। वातापी उनकी राजधानी थी, तो वातापी कोंड का अर्थ हुआ वातापी का विजेता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि महेंद्र वर्मन प्रथम के समय भी चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय आक्रमण करता है, और यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करता है, और पल्लवों के उत्तरी भाग पर चालुक्य शासक अपना अधिकार कर लेता है। कालांतर में नरसिंह वर्मन प्रथम से संघर्ष दोबारा होता है पुलकेशिन का, और इन दोनों में युद्ध के पश्चात पल्लवों की विजय होती है और अपने उत्तरी भाग को वापस प्राप्त कर लेते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया अपनी इस विजय के पश्चात, और ऐसा कहा जाता है कि चालुक्य शासक की पीठ पर भी उसने विजयाक्षर अंकित करवाया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर ये रथ की आकृति में बने हुए मंदिर हैं। इन्हें सप्त पेगोड़ा भी कहते हैं। ये संख्या में 8 हैं। महत्वपूर्ण बात है, नाम सप्त पेगोड़ा है लेकिन यह संख्या में 8 हैं। 8 किस किस के? 5 पांडवों के मंदिर हैं, एक द्रौपदी का मंदिर है, कुल 6 हो गए। 7वां मंदिर गणेश का है, 8वां मंदिर पिंडारी का है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है
इस कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राज सिंह शैली में करवाया गया था। राज सिंह नरसिंहवर्मन द्वितीय की उपाधि थी। यहां ध्यान देने योग्य बात है, महामल्ल जहां नरसिंहवर्मन प्रथम की उपाधि थी, वहीं राज सिंह नरसिंहवर्मन द्वितीय की उपाधि थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था, जबकि महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। दंडी एक प्रमुख विद्वान जिन्होंने काव्यादर्श और दश कुमार चरित की रचना की थी, ये नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में ही विराजमान थे। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण अगले महत्वपूर्ण शासक नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसी के दरबार में भरत वेणवा के रचयिता पेरुन देवनार रहते थे। अपराजित वर्मन अंतिम शासक था पल्लवों का, जिसको कि चोल शासक आदित्य प्रथम ने हरा दिया था। संस्कृत के महान कवि भारवी, जिनकी रचना किरारतार जूनियम है, ये पल्लवों के संरक्षण में ही थे। चीनी यात्री जो कि हर्ष के समय में भारत आया था, हेनसांग, वह 640 ईस्वी में नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में पल्लवों की राजधानी कांची में आया था। अगला महत्वपूर्ण राजवंश है चालुक्य। इनका क्षेत्र आंध्र प्रदेश था और इनकी 3 शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं। वस्तुतः चालुक्य वह राजवंश था जिसने वाकाटकों के क्षेत्र पर अपना राजवंश स्थापित किया था। इसकी चर्चा हमने जो दक्षिण भारत के राजवंश के सामान्य तथ्य थे उसमें भी कर ली थी। पहली चालुक्यों की शाखा है वह है बादामी के चालुक्य। इनका महत्वपूर्ण स्रोत है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख से ही हमें बादामी के चालुक्यों के विषय में जानकारी मिलती है। बादामी के चालुक्यों का क्षेत्र कर्नाटक था। इस ऐहोल प्रशस्ति का रचनाकार रवि कीर्ति को माना जाता है। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं और भारतीय मंदिर वास्तुकला की पाठशाला भी कहते हैं। कालांतर में राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अंतिम बादामी चालुक्य का शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को मारकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अगली शाखा है वेंगी के चालुक्य। विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित है और इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है विजया द्वितीय। वेंगी के चालुक्यों में कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा फैक्ट है नहीं, इसलिए हम तीसरी शाखा की ओर पढ़ते हैं, कल्याणी के चालुक्य। इस शाखा के संस्थापक तेलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजवंश को समाप्त करके कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है कि बादामी के चालुक्य राजवंश को समाप्त करके दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की और इन्हीं राष्ट्रकूटों के पतन के स्वरूप तेलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य शाखा की स्थापना की। विक्रमादित्य षष्ठ महानतम शासक था इस शाखा का और इनके दरबार में ही विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हण और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर मौजूद थे। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतिदुर्ग के द्वारा 752 ईस्वी में मान्यखेत में की गई। उज्जैनी में इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। इसमें प्रतिहार नरेश ने द्वारपाल का काम भी किया था। एलोरा का विख्यात गुहा मंदिर जो कि कैलाश मंदिर है, वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह एकाश्म है, अर्थात एक ही पत्थर से बना हुआ है, भव्य है और विशाल। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज को और धर्मपाल को त्रिपक्षीय संघर्ष में हराया था। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक प्रतापी शासक गोविंद तृतीय माना जाता है, जिसने पाल शासक धर्मपाल और उसके अधीनस्थ चक्रायुध को हराया और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय अभियान किया था। अगले राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की। यह जैन धर्म के स्याद्वाद सिद्धांत में अपनी आस्था रखता था। स्याद्वाद सिद्धांत का अर्थ है कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में एक राय न बनाकर उनके अन्य पक्षों को भी महत्व देना, अर्थात इसमें हम गौण पक्षों को भी महत्व प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। अरब यात्री सुलेमान अमोघ वर्ष के काल में ही राष्ट्रकूटों की राजधानी में आया था। इसी ने मान्यखेत को राजधानी बनाया था। मान्यखेत से पहले राष्ट्रकूटों की राजधानी लाटूर में थी, जिसको कि बीदर भी कहा जाता था। के समय में ही महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी और जिनसेन ने हरिवंश और आदि पुराण की रचना
की थी। अगला महत्वपूर्ण शासक है इंद्र तृतीय। अरब यात्री अल मसूदी ने इंद्र तृतीय को तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। कृष्ण तृतीय, जिसकी उपाधि अकाल वर्ष थी, इसके दरबार में कन्नड़ कवि पोन्ना रहते थे और ये कन्नड़ व संस्कृत के विद्वान होने के कारण इनको उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। यही कृष्ण तृतीय अंतिम शासक थे। इन्हीं कृष्ण तृतीय को पराजित करके चालुक्य राजा तेलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ हम राष्ट्रकूटों से ही मानते हैं और हाँ, ये तथ्य हमने पढ़ लिया है। 3 महत्वपूर्ण राजवंश पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट पढ़ने के बाद हम दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण राजवंश चोल काल को पढ़ेंगे। इनका काल 9वीं से 13वीं सदी तक माना गया है। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनिकृत अष्टाध्यायी और अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। वस्तुतः चोल काल अर्थात चोलों का उदय 2 भागों में होता है। एक प्रारंभिक भारत में संगम काल के समय में और दूसरा 9वीं सदी में। वस्तुतः चोलों का उदय भारत में 2 बार होता है। पहली बार 3री शताब्दी में होता है, जब संगम युग उसे कहा गया। इस संगम युग में चोल, चेर, पांडे दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश के रूप में थे। फिर चोल काल थोड़ा सा पतन की ओर जाता है और फिर वापस 9वीं शताब्दी में विजयालय के द्वारा इसका राजनीतिक उत्कर्ष होता है। ये चोल प्रारंभ में 8वीं 9वीं सदी में पल्लवों के सामंत ही थे। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का भाग भारत में चोल, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण का संपूर्ण भारत चोल राज्यों के अंतर्गत था और विजयालय ने तंजौर को ही अपनी राजधानी बनाई। इनकी वैसे पहली राजधानी उत्तरी मल्लूर थी, कालांतर में उरैयूर हुई और फिर लास्ट में तंजावुर या तंजौर हुई। इनका शासकीय चिन्ह बाघ था। विजयालय द्वितीय चोल राजवंश का संस्थापक, जिसकी चर्चा हमने कर ली है, इन्होंने तंजौर को राजधानी बनाया। आदित्य प्रथम महत्वपूर्ण चोल शासक है, जिसने पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार किया और कोदंडराम की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम ने पांडे शासक राजसिंह को हराकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। ये दोनों महत्वपूर्ण शासक है। और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है राजराज। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बहुत बुरी तरह नष्ट कर दिया। इस अभियान में राजराज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोल मंडलम रखा और पोलन रुआ को उसकी राजधानी बनाई। संभवतः इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ की उपाधि धारण की और पोलन रुआ का नया नाम जगन्नाथ मंडलम रखा। राजराज प्रथम ने ही श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी और तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनाया। इसे वृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को पर्सी ब्राउन ने भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। अगला महत्वपूर्ण शासक है राजेंद्र प्रथम। इसने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगे कोण चोल की उपाधि धारण की और इस विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगे कोण चोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। इसने सिंचाई हेतु चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने ही सर्वप्रथम जहाजी बेड़ों के प्रयोग से बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभियान किए थे और इसी समय में हमें दक्षिणी पूर्वी एशिया की तरफ भारत के उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया का भी प्रारंभ मिलता है। इसी समय में राजेंद्र प्रथम के काल में ही बंगाल की खाड़ी चोल झील में परिवर्तित हो गई, अर्थात बंगाल की खाड़ी में स्थित अधिकांश छोटे छोटे देशों पर राजेंद्र प्रथम ने अपने उपनिवेश या उनको विजित कर लिया था। चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार करके अगले चोल शासक राजाधिराज ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। वीर राजेंद्र जो कि पश्चिम के चालुक्यों को पराजित करता है, कुंडल संगमम के मैदान में और तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना करता है। अगला जो शासक है वह है कुलोतुंग और इसको हम शुंगम तविर्त कहते हैं, अर्थात करों को हटाने वाला। और इसने 72 व्यापारियों का दूत मंडल चीन भेजा था। चोल वंश का जो अंतिम शासक था वह था राजेंद्र तृतीय, जिसने लगभग 1250 से 1279 ईस्वी तक शासन किया था। पांडे नरेश
कुलशेखर द्वारा इस वंश का कालांतर में अंत किया जाता है। महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम दो महत्वपूर्ण चोल बंदरगाह माने गए हैं। आर्थिक दंड काशु अर्थात सोने के सिक्के के रूप में देना पड़ता था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित हैं और इनके समय में शैव धर्म बहुत ज्यादा लोकप्रियता को प्राप्त कर चुका था। रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत मत दिया था, ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते थे, काफी महत्वपूर्ण बात है। और चोल काल की प्रमुख भाषा संस्कृत और तमिल थी। चोल व्यापारियों का संघ श्रेणी कहलाता था। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि चोलों में 4 वर्ण की बजाय 2 वर्ग थे। वलंगय जो कि कृषक समुदाय था और इडंगय जो कि उद्यमी वर्ग था, उद्योगों में काम किया करता था। देवदासी और दास प्रथा हमें चोल काल में देखने को मिलती है। देवदासी में मंदिरों को कन्याएं दान दे दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला पहला शासक राजाधिराज था और राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक युद्ध भूमि में किया गया। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के पश्चात चोल काल की जो सबसे बड़ी बात है वह है उसका स्थानीय स्वशासन, जिससे कि आधुनिक पंचायती राज की नींव रखी गई। हम चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी स्थानीय प्रशासन और इनमें ग्रामीण और नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई थी, जो कि प्रतिनिधि संस्थाओं अर्थात गांव वाले लोग, नगर वाले लोग एक समूह बनाकर शासन संचालित करते थे। और ये प्रतिनिधि संस्थाएं उर, सभा, महासभा और नगरम कहलाती थी। इसके निर्वाचित सदस्यों को पेरुमक्कल की संज्ञा दी गई है। सदस्य समितियां जिन्हें वारियम कहा गया था, सदस्य समितियों का उपनाम क्या था? वारियम। ये सदस्य समितियां सिंचाई व्यवस्था, भूमि का विवरण, लगान, करों की वसूली, मंदिरों की देखरेख, न्याय इत्यादि प्रशासनिक कार्य करते थे। उर काफी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि संस्था है। इसमें सामान्य वयस्क पुरुष जो कि करदाता थे वो शामिल होते थे, जबकि सभा में सिर्फ ब्राह्मण सदस्य ही भाग ले सकते थे। इस तथ्य की बात हमने पूर्व में ही कर ली है कि चोल काल में शैव धर्म अत्यधिक प्रसिद्ध था। चोल स्थापत्य की मुख्य देन मंदिरों का निर्माण है। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया था। चाहे राजराज का बृहदेश्वर मंदिर हो या फिर राजेंद्र प्रथम का गंगे कोणचोलपुरम हो, कोरंगनाथ, एरातेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, ये सभी मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत बने हुए थे। तंजौर में स्थित राजराज प्रथम द्वारा राजराजेश्वर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसको चोल स्थापत्य का चरम उत्कर्ष मानते हैं। द्रविड़ कला शैली का इसमें पूर्ण विकास हमें देखने को मिलता है और इसका निर्माण 1003 से 1111 ईस्वी में किया गया। गंगे कोणचोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल कला का प्रभाव इंडोचीन और सुदूर पूर्व के देशों पर पड़ा, जिसका प्रमुख उदाहरण अंगकोर वाट का महान मंदिर है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि चोल काल में धातु मूर्तियों में नटराज शिव की कांस्य मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। इस नटराज शिव की मूर्ति को गंगे कोणचोलपुरम मंदिर में स्थापित करवाया गया था। राजराज प्रथम ने अपने शासन के दौरान चोल अभिलेखों का प्रारंभ ऐतिहासिक प्रशस्ति के साथ करवाने की प्रथा शुरू। इसी शासक ने शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंगमर्मन को नागपट्टम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी और यही बात उनकी धर्म सहिष्णुता की भी परिचायक है। साहित्यिक रुचि को अगर हम देखें तो चोल शासकों की साहित्य और कला में अत्यधिक रुचि थी, क्योंकि कंबन जो है एक वान है, वोकुलोतुंग तृतीय के दरबार में रहा करते थे। इनके काल को तमिल साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। चोल वंश की मुख्य उपलब्धियां उसका स्थानीय स्वशासन, नौसेना, तमिल ग्रंथ, विशालकाय मंदिर और मूर्तियां मानी गई है। चोल वंश के विशालकाय मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र माने गए हैं। इसी के साथ हमारा यह बिंदु समाप्त होता है। भारत 600 से 1000
पार्ट 2 के वीडियो में हम उत्तर भारतीय राजवंश जैसे पाल, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गहड़वाल, परमार, चंदेल और राजपूत कालीन समाज और संस्कृति का अध्ययन करें। इस वीडियो में जो हमने आज पढ़ा है, दक्षिण भारतीय राजवंशों को सूक्ष्म दृष्टि से आपकी रीट भर्ती परीक्षा की दृष्टि से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का सुझाव, कमी, कोई प्रश्न इत्यादि पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से बता सकते। आपकी प्रतिक्रियाओं के बिना हम अधिक अच्छा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।